हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पे। अब मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में हम बात कर रहे हैं हेट्रोजीनियस एडजॉर्प्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड कैटलिस्ट लेंगे और किसी गैस को उसके ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी हम क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट लेते हैं, इस कैटलिस्ट पे हम डिफ्यूजन करवाते हैं। स्टेप फर्स्ट जो हमारा है वो है डिफ्यूजन। लाइक ए और बी, आपने इन दोनों को डिफ्यूज करवाया, तो स्टेप फर्स्ट में आपने सीखा डिफ्यूजन। चलो मेन रिएक्शन हमारी है वो क्या है, ए प्लस बी गिव्स ए बी। कैटलिस्ट की हेल्प से ए प्लस बी क्या बन जाएगा हमारा, ए बी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलो उसके बाद क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो हमारा ए और बी है वो उसके ऊपर डिफ्यूज होने लगेगा और उसके साथ लूजली बॉन्ड बनाने लगेगा। यहाँ पे ए और बी कैटलिस्ट के साथ लूजली बॉन्ड बनाने लगता है, या आप कह सकते हो वीक वैन डर वाल फोर्स, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है, पहले आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन ही होता है, उसके बाद आपका केमिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे एक तरह का फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। देन फिर क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्टेंट की आपस में केमिकल रिएक्शन करवाने लगता है और यहाँ पे बनता है केमिकल बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे ही स्टेप थर्ड हमारा कंप्लीट होता है, हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाता है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड के बाद अब आपको अगर आपका प्रोडक्ट ए बी बन गया है, हम कर देंगे डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को वहां से क्या कर देना, रिलीज कर देना। तो अब हमने यहाँ पे किया डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन में हमने क्या किया है, ये जो आपका प्रोडक्ट था इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। ए बी जो आपका प्रोडक्ट था उसको हमने सेपरेट आउट कर दिया। अब हमें क्या मिला, प्रोडक्ट क्या मिला है, ए बी, और कैटलिस्ट क्या हो गया है, फिर से रीजनरेट हो गया है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमें फिर से करनी है, इसीलिए हमें कैटलिस्ट फिर से चाहिए। ओके, तो ये हमारे हुए टोटल स्टेप 5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, इस थ्योरी की एडवांटेज क्या है, बहुत कम क्वांटिटी लेने से हमारी रिएक्शन हो जाती है। मीन्स कैटलिस्ट की हमें कोई ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कैटलिस्ट क्या होता रहता है, रीजनरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें फिर से कैटलिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कैटलिस्ट के मास में या उसके केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या मानी गई है, बेस्ट मानी गई है। ओके, बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस। देखो क्या होते हैं, हमने रिएक्शन को करने के लिए अब तक कैटलिस्ट की बात की, लाइक निकल की, पीटी की, पीडी की। अब हम बात करने वाले एंजाइम कैटालिसिस। ये भी एक तरह के हमारे क्या हैं, कैटलिस्ट ही हैं, बट ये बायो कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, लाइक एनिमल्स में, प्लांट्स में। ये भी वही काम करते हैं जो कि हमारा एक कैटलिस्ट करता था। रिएक्शन की रेट को वेरी करते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। चलो कुछ बातें करते हैं हम एंजाइम पे। पॉइंट फर्स्ट, जो भी रिएक्शन हुई है, जो भी फिनोमेना हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कैटालिसिस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि ये हमें मिलते कहाँ से हैं। सेकेंड पॉइंट में हम क्लियर करते हैं कि प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि ये जो होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, और जो किससे हमें मिल रहे हैं, लो फॉर्म ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे जो है, एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं एंजाइम के बारे में। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो एंजाइम है वो क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है और रिएक्शन को करवाने के काम आता है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे तो अगर हम एक बार खाना खा लेंगे तो हमें लगभग 50 साल तक खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट
ये बेटर नहीं है। क्यों? फिर हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये स्पेसिफिक इन नेचर है। जैसे आप कोई टैबलेट लेते हैं तो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं और कैसे वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। चलो देखते हैं अब हम इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, हमारा पर्टिकुलर होगा। कैसे? यहां पे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। चलो आपने क्या किया, एक एंजाइम ले लिया। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमारा एंजाइम है। ओके, कैसी भी कैविटी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं हमारी एनसीईआरटी में हम वैसी लें। ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, ये वैसी कैविटी का होगा जिसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा। किस में फिट हो जाएगा? एंजाइम में फिट हो जाएगा। देन ये जो यहाँ पे एंजाइम तब सबस्ट्रेट में फिट होता है, ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और ये होती है फास्ट। जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो एंजाइम उसको जल्दी से रिसीव कर लेते हैं, बट वो क्या है उस टाइम पे रिवर्सिबल है, वो वहां से ब्रेक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी केवल बना है ES कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ES कॉम्प्लेक्स को ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। ये हमारा है ES कॉम्प्लेक्स। ये डिसोसिएट हो सकता है और फिर से क्या, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में आ सकता है। तो ये स्टेप कैसा हुआ? फास्ट हुआ। ये स्टेप फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होता है? स्टेप सेकंड में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना स्टार्ट कर देता है और उस टाइम पे रिएक्शन की रेट स्लो होती है। जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसका मतलब हुआ ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, ये स्लो रिएक्शन होगी। ओके, तो कौन सी रिएक्शन स्लो होगी? एंजाइम तब सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और सबस्ट्रेट क्या है हमारा, रिएक्टेंट ही हमारा माना गया है सबस्ट्रेट। चलो अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप में कि सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है। सेकंड स्टेप में हमारा जो ES है, ES कॉम्प्लेक्स है, वो कन्वर्ट होने वाला है प्रोडक्ट में। देन स्टेप सेकंड, ES, ये हमारा इरिवर्सिबल रहेगा। क्यों? अगर आपका प्रोडक्ट बन गया है तो वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया है किस चीज़ में, प्रोडक्ट में। ओके, तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया है किसमें, प्रोडक्ट में, बट अभी भी वो क्या है, उसके साथ बाइंड है। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आपका बना है हम उसको रिलीज कर देंगे। तो स्टेप थर्ड की बात करते हैं कि स्टेप थर्ड में क्या होता है, और ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप है, और यही हमारा क्या होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? जो स्टेप स्लो होता है, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा, जो स्टेप स्लो होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना है इसमें, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे अब आप क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट को रिलीज करने वाले हैं और कैटलिस्ट को फिर से रीजनरेट करने वाले हैं। क्यों? अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार खा लिया उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। अब एंजाइम हो गया रीजनरेट, अगर हम फिर से खाएंगे तो फिर से वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में। ओके, तो लास्ट में एट लास्ट हमारा जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, रीजनरेट होता है और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये मैकेनिज्म है, इसको आप लोक एंड की मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। कैसे? पर्टिकुलर की जो होती है वो पर्टिकुलर लोक के लिए बनी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि एक की सभी लोक के लिए है, पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लोक को ही ओपन कर सकती है, सभी लोक को ओपन नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जो एंजाइम है वो भी क्या है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए है। जैसे अगर हम बुखार की टेबलेट ले रहे हैं, फीवर की टेबलेट लेंगे तो हमारा फीवर ही ठीक होगा,
कोल्ड की ले रहे हैं तो कोल्ड ही ठीक होगा। अब टेबलेट को थोड़ी नहीं पता है हमारी बॉडी में क्या है, एंजाइम्स हैं जो उसके साथ क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर बॉन्ड बनाते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम के एक्शन क्या है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ओके, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसा कि आपको पता है ये सिलेक्टिव है, पर्टिकुलर एक्शन को ही परफॉर्म करेंगे, एक एंजाइम सभी रिएक्शन को नहीं कर सकता है। तो पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को करने का काम करता है, तो हम बोलेंगे ये होते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये हुई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, हमें पता है कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके लिए, एंजाइम्स के लिए, तो एंजाइम्स भी क्या हैं हमारे, जो रिएक्शन की स्पीड को बहुत फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब हम क्या समझेंगे, ये रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, उसको लगभग 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 तक इंक्रीज कर देते हैं। इतना रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या रहेगा, हाईली स्पेसिफिक हो चुका है, हाई एफिशिएंसी, इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, हाई एफिशिएंसी। ओके, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करना चाहें कि और कैटलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, सॉरी एंजाइम में, बायो कैटलिस्ट हैं हमारी ये। तो थर्ड पॉइंट के लिए हमें अब कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एंजाइम एक्टिवेटर भी होते हैं, जैसे आपने सुना था ना कैटलिस्ट के लिए प्रोमोटर होते हैं, इसी तरीके से एंजाइम की क्या होते हैं, कुछ एक्टिवेटर होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। चलो, तो इसके जो एक्टिवेटर हैं वो हैं हमारे विटामिन्स, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ये सभी क्या है हमारे, ये एंजाइम एक्टिवेटर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते थे, उसी तरीके से ये एंजाइम क्या है, एक्टिवेटर हैं। चलो, फोर्थ पॉइंट हमें जो जानना है वो है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लाइक हैवी मेटल्स, Hg2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, ये एंजाइम क्या है, इनहिबिटर हैं। जैसे अगर मर्क्यूरी खाने से आपको पता होगा आपकी डेथ हो सकती है, कैसे, वो एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देती है। और अगर एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए देन आपकी बॉडी के ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर आप टैबलेट लेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे कि पॉइजन के केस में अगर हम पॉइजन खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे एंजाइम्स डीएक्टिवेट होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अब दवाई का भी असर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो एक्टिव जो साइट थी वही नहीं बची जहां पे बाइंड होना चाहिए था। जैसे कि मान लो पहले जो एक्टिव साइट थी वो ये थी, ओके, जिसके ऊपर क्या होना चाहिए था, एक सबस्ट्रेट आना चाहिए था और जो फिट होना चाहिए था। अब आपने क्या किया, पॉइजन लेने से या किसी हैवी मेटल की वजह से ये जो साइट है ये क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, ये कुछ ऐसे हो गई है। अब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर वही रहेगी, एंजाइम क्या हो गया, डिटोरिएटेड हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। अब ये यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, मीन्स सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ही रहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ देन वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसी वजह से आप बोल सकते हैं कि पॉइजन खाने से हमारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये हैवी मेटल्स की वजह से भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात करते हैं, क्या टेम्परेचर का भी कोई रोल है या पीएच का भी क्या कोई रोल है? तो मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारे एंजाइम बेस्ट नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर आपको बुखार होता है तो आपको पता होगा हमारी भूख कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या होने लग गए हैं, डीएक्टिवेट होने लग गए हैं। तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट होने लग गए हैं या डिस्टर्ब हो गए हैं, हम चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा खाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए।
यहाँ पे है हमारी एफिशिएंसी, ओके, और यहाँ पे है हमारा टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 है, मान लिया यहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 हमने दे रखा है, उस टाइम पे हमारी जो एफिशिएंसी है, ये इधर मैंने एफिशिएंसी बताई है, ये मैक्सिमम है। अगर इससे कम टेम्परेचर है तब भी हमारी एफिशिएंसी कम होगी, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तब भी हमारी एफिशिएंसी कम होगी। ना तो हमारा टेम्परेचर 37 से नीचे आना चाहिए और ना ही हमारा टेम्परेचर 37 से ज़्यादा जाना चाहिए। ये बॉडी का टेम्परेचर हुआ 37। और अगर बात करें कि हमें किस टेम्परेचर में रहना चाहिए, तो हमारे लिए बेस्ट होता है 298 से लेके, और हम जा सकते हैं 310 केल्विन तक, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। ओके, बेस्ट होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हमें गर्मियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं एसी का टेम्परेचर बहुत कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें 25 ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे कम करते हैं तो हमारे एंजाइम्स बेस्ट नहीं कर पाते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पीएच रेंज है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पीएच है, हमारे स्टमक की पीएच है, हमारे ब्लड की पीएच है। तो हमारे जो ब्लड की पीएच है वो होती है 7.4, तो पीएच भी डिस्टर्ब करती है। मैं आपको बता दूं, पीएच होनी चाहिए 7.4 ब्लड की, देन हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। अगर इससे ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो एंजाइम की है वो बेस्ट नहीं होगी, वो अपना बेटर नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेटेड हो जाएंगे। अब बात ये होती है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम क्या होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, ये किससे है बने हुए हैं, प्रोटीन से। अब एग की बात करते हैं, एग को अगर बॉयल करते हैं तो एग सोलिडिफाई हो जाता है। कैसे, क्या होता है, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर है, जो उसकी रेगुलर स्ट्रक्चर है, टेम्परेचर बढ़ाने से या पीएच चेंज करने से वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है डिस्टर्ब, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है। तो यही है डीनेचुरेशन में, अगर आपने टेम्परेचर को या पीएच को चेंज किया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेटेड हो जाएंगे, वो अपनी एक्टिविटी को खो देंगे। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि टेम्परेचर 37 होना चाहिए और पीएच क्या होनी चाहिए हमारी 7.4। Okay, thank you.